किस पंक्ति में, किस विशेषतम में, किस भाव में हमारे पार्टी में काम कर रहे लोगों का क्या मान सम्मान होता है, कौन किस पद प्रतिष्ठा पर है, उसकी वैचारिक भूमिका क्या है, उसकी सामाजिक संरचना क्या है। तो हम क्या सीखते हैं? अब यहाँ से ये सीखते हैं कि हमें उसके पद प्रतिष्ठा के हिसाब से उसका सम्मान करना है, वो हमारा कोई दुश्मन सही। दूसरा, हम आत्मसात से जुड़ते हैं। जब आप यहाँ 5-6 घंटे रहोगे, भले ही आपकी बगल वाली बहन से लड़ाई थी और कोई ना हो, तो आप धीमे धीमे, आप देखना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर 5 घंटे आप दुश्मन के साथ भी रहना शुरू करो तो 6वें दिन वो आपका दोस्त बनने लगता है। क्योंकि कभी आप, जब हम बात नहीं करते तो लाइन लंबी खिंचती है, जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक एक आत्मीयता डेवलप होने लगती है। तीसरी चीजें हम ये सीखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मूलभूत रूप से कहीं मंच का फोटो हो जाए, कोई मुख्य अतिथि आ जाए उसका फोटो हो जाए, सिर्फ यही उन्मूलन नहीं है। हमें शिक्षित होकर एक समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभानी है। इतना ध्यान रखो, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक सतत प्रोग्राम में थी, तो उसने महिला ने कहा, उसने बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला। उसने कहा, आई एम नॉट द स्पोक पर्सन ऑफ द बीजेपी बट आई एम द सपोर्टर ऑफ द बीजेपी। मैं सबको सुन रही थी। जब मैं मंच पर गई तो मैंने कहा, यू आर द ट्रूली स्पोक पर्सन ऑफ द बीजेपी, बिकॉज हम लोग तो बड़े बड़े मंचों से अपने राजनीतिक सत्ता के लिए भी बातें करते हैं, पर तुम जिस गली में रहती हो, अगर तुम यही 4 बातें हमारी पार्टी के लिए करती हो तो हमारी पार्टी को किसी की दम नहीं कि उखाड़ कर फेंक दे। अगर मैं ये बात नहीं कहती, एप्रिसिएशन कॉल एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर देती है। प्रोत्साहन गिरे हुए व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर देता है। और प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग आपको सिखाता है कि अगर यहाँ कुछ अच्छा हुआ, कोई अच्छा कर रहा है, किसी के जीवन से आप कुछ नहीं छीन सकते, किसी के हाथ की रेखा को आप घोड़े दौड़ा लो नहीं मिटा सकते। आप प्रोत्साहित करिए कि महावर भैया, आपने प्रशिक्षण वर्ग किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने इस प्रशिक्षण वर्ग में मुझे सहभागिता दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे भी आप कोई काम हो उसके लिए जरूर बुलाएं। ये होगा हमारा प्रशिक्षण वर्ग का आखिरी वर्ग। इन्हीं चीजों को लेते हुए इसमें भी लिखा है कि पार्टी केवल एक वैचारिक राजनीतिक दल नहीं, विचार, एक दृष्टिकोण और सतत जीवन आंदोलन है। राजनीति तो उसी दिन से हमारे जीवन में शुरू हो जाती है जिस दिन हम पहली बार इस धरती पर पैदा होते हैं। कहते हैं ना कि घमंड किस बात का, जब जन्म लेते हो तो साथ में मृत्यु को लेकर ही पैदा होते हो। तो ये वैचारिक आंदोलन की दृष्टिकोणता हमें राष्ट्रभक्ति के साथ साथ एक दूसरे के जुड़ाव के साथ लगानी चाहिए। मैं कई बार कई विषयों पे आऊंगी कि भारत का पुनर्निर्माण समृद्ध एवं आत्मीय राष्ट्र भक्ति के साथ तो करना ही है, मूल उद्देश्यों का मूल दर्शन कराते हुए भी हमें इस वैचारिक अधिष्ठान को आगे लेकर चलना है। इसमें दिया है कि सभ्यता और संस्कृति, निहित आधुनिकता, विज्ञान, तकनीकी, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। विश्वास वर्ड आया ना। मान लीजिए कि मैं किसी दिन बहुत दुखी थी, ठीक है, और हमने कोई बात, आपने मुझे कॉल किया या आप मेरे बगल में बैठे थे, मैंने आपको बताया, तो हमें इस गेट से निकलकर बुराइयां नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि नहीं नहीं, सब अच्छा था, आगे से हम सब मिलकर और अच्छा करेंगे। ये है वैचारिक अधिष्ठान। पार्टी तो अपने मूलभूत तत्वों से अनेकों परिभाषाएं आपको बताते हुए राष्ट्रीयता सिखाने की एक लोकतांत्रिक परिभाषा बताएगी, लेकिन ये आपको ये चीजें भी आपको सुनिश्चित करते हुए चलना है। राजनीतिक सामाजिक कार्य करते करते हमें सुनिश्चित ये भी करना है कि हमें न्याय मिलते रहे। तो न्याय मिलने में ऐसा नहीं करना है कि कोई गलत व्यक्ति है, हम सोचे नहीं हमारे परिवेशक व्यक्ति में ये व्यक्ति है, जो होगा देखा जाएगा, हम तो इसके साथ खड़े रहेंगे। अगर वो कहीं गलत समानता की बात कर रहा है, उसे चाय पे अपने घर ले जाओ और समझाओ कि भाई मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा साथी हूँ, तुम बहुत अच्छे कार्य करता हो, लेकिन तुमने जो विषय अभी रखा है वो सही नहीं है। ये है प्यारे प्यारे अधिष्ठान। समान अवसर, धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता, सभी को। जब हम 2014 में सत्ता लाए, तिरंगा फहराया, भारत मां को गले भी लगाया, खंडित भारत को अखंड भारत के रूप में बदलना चाहता हूं, तो क्या लगा? सिर्फ मोदी जी ने कहा? जब लाल किले पर खड़ा वो व्यक्ति झंडा फहरा कर कोई बात करता है
तो पूरा देश बात कर रहा होता है, भारत का एक एक नागरिक बात कर रहा होता है। और धार्मिक आहुति ये आहुति थी कि 400 साल पुराना राम मंदिर, जिसका सपना हमारे जाने कितने पूर्वज देखकर चले गए। हमने अपने घर की किताबों में देखा है दादियों को बार बार राम 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 लिखते हुए। आप लोगों ने भी लिखा होगा वो राम जिसको हम किताबों में अकोरते रहे, वो राम जो हमारे जीवन का उदाहरण था, वो राम जिसको लौह पुरुष के रूप में हम आज आदर्श के रूप में मानते, वो राम तंबू में था। वो तंबू भी तब बदला जाता, कितनी मुश्किल से बदला जाता था। ये बात आपको आरएसएस से जुड़े हमारे भूपेश जी यहाँ बैठे वो बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो आज क्या हुआ, वैचारिक धार्मिक जो बात आई, धर्म को कैसे एकत्र करें, तो आप सबने जब साथ दिया, 400 साल बाद इतिहास दोहराया और माननीय मोदी जी ने भारतीयों का एक समृद्ध एकता एक विचार को लेकर राम मंदिर निर्माण हुआ। आप सभी ने टीवियों पर देखा और वो भगवा तिलक सिर्फ मोदी जी के मस्तिष्क पर नहीं, एक एक भारतीय के मस्तिष्क पर विराजमान था। ये है धर्म को लेकर चलने की विचार नीति। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे, जिनके उन्मूलन पर बनी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा। उन्होंने कहा एकात्म मानव दर्शन, सिर्फ एक लाइन को 3 बार रिपीट करो, एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन। जैसे 3 बार वो कहने से जीवन बदलता है। आपको लेकर इसलिए पढ़कर बताने की आवश्यकता है कि मुझे लगता है मुख्य विषय का मुख्य प्रश्न यही हो सकता है। सबसे पहले है व्यष्टि, यानी कि व्यक्ति का स्तर। मानव शरीर मन बुद्धि और आत्मा से युक्त एक संपूर्ण सत्ता है, उसका विकास समग्र होना चाहिए। यानी कि जो मैंने अभी इसके पहले ही बात कही कि अगर हमारा विकास हो गया है तो अंतिम व्यक्ति का भी कुछ भला हो, इस सोच के साथ आगे बढ़े। और अगर पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं बढ़े होते तो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल इतने विकसित रूप में पूरे देश में नहीं खिल रहा होता। समष्टि, समाज और राष्ट्र की बात, व्यक्ति का कल्याण समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन से जुड़ा हुआ है। कर्तव्य पालन मतलब कोई अभियान, कोई कार्य, कोई शैली जिसमें हम उसकी बात तो करें लेकिन सहभागिता ना करें। मान लीजिए अभी किसी ने कह दिया कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, आपने देखा 4 लोग झाड़ू लगा के गए, हम एक बोतल फेंक देंगे तो क्या फायदा, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। लेकिन वो हमारे बीच एक बात विचार रखा गया, उसका पालन कोई ना कोई करे, कम से कम हम तो ये सोचकर करें कि हम उसका पालन करेंगे। एक बदलेगा तो 2 बदलेंगे, 2 बदलेगा तो देश बदलेगा। ये विचार भी आपको लेकर चलना है। सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड, जिसके बिना ना तुम्हारा अंश है ना हमारा अंश है। ईश्वर भी अपने आप को एक ब्रह्मांड का अंश मानता रहा है, जिसमें धर्म, संस्कृति और परंपरा को निहित करना है। कहते हैं ना कि अपने धर्म की बात किया करो, अपने भगवानों को प्रचार प्रसार करो, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। आधुनिक चीजों को छोड़कर अपने देश में जो वैचारिक संस्कृति है उसका पालन करना शुरू आया। तो आपने देखा कि प्रकृति का हमें कितना लगा कि यार हम बाहर पार्क में निकलकर टहलाए, किसी पेड़ की छांव को हम बचपन की बातें कर रहे थे कि हम बरगद के नीचे ऐसा करते थे, हम नीम। तो ये ऐसा इसलिए था कि जब हम संसाधनों में प्रकृति से दूर होते हैं तो हम उसका भाव क्या ये भूल जाते हैं। लेकिन कोरोना में हमें प्रकृति कितनी जरूरी है और उसका ध्यान हमें अपने बच्चे की तरह रखना है, ये बात सामंजस्य रूप से स्थायी करनी है। ये विषय मुझे लगता है सभी को कंठस्थ हुआ होगा कि अगर पोल्यूशन तभी तो नहीं होगा जब हम पेड़ लगाएंगे, स्वच्छता तभी तो सही तौर पे हेल्थ इश्यूज कम होंगे जब हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। और आगे आ जाओ, जितने कम हम वाहन और एसीओ से जितना पोल्यूशन कम निकलेगा तो हमारा बच्चा बाहर खेल सकता है। नहीं तो अभी आपको पता मास्क लगा लगा के बिना कोरोना के भी सब लोग घूम रहे थे। तो हमें उस प्रकृति का दोहन नहीं करना है, उसको अपने बच्चे की तरह लेकर चलना है। और अगर इन 4 विषयों को आप लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि देश के विकास में एक व्यक्ति भी बहुत कुछ दे सकता है। और अगर सब